थप्पड़ मारूंगी। तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होता है, सुनते रहते हैं ना, गाना गा रही हूँ मैं। चलो तो खेवड़ी कक्षा में चलते हैं आगे। स्क्रीन दिख रही है सबको? नो मैम। भूल गई तो मेरा बड़ी जोर से चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन गर्मी है। बड़ी जोर से चाय पीने का मन कर रहा है, बड़ी जबरदस्त तरीके से, मतलब एकदम शिद्दत से आवाज आती है ना अंदर से, चाय चाय चाय, ऐसी फील आ रही हूँ। लेकिन यहाँ पे चाय इतनी स्ट्रांग बनाते हैं ना कि पीने के बाद ऐसे 2-3 घंटे आंखें खुल जाए। कल मैं और मेरे रूममेट चाय पीने गए, उन्होंने इतनी ज्यादा कड़वी बना रखी थी कि पहले वो गई थी ऐसे, वापस आई थी ऐसे। उसकी आंखें खुल गई। लेकिन है वो बड़ी खतरनाक चाय होती है। हम यहाँ पे पंजाब में तो हम उसको बोलते हैं ट्रक वाली चाय, सुना है तुमने ट्रक वाली चाय? बोलते हैं ना बिल्कुल काट के बनती है, यहाँ पे वैसे ही चाय पीते हैं। लगता है लोग चलते हुए भी ट्रक ही चला रहे हैं, लगता है ऐसे। चाय पीने का मन है। चलो कोई ना, ओके सो बताइए, स्क्रीन दिख रही है सबको? अरे कौन है ये? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर लास्ट संडे के डिस्कशन का, ठीक है? होपफुली आप इससे कुछ नया चीज सीखोगे। एनसीईआरटी ले आओ ना उठा के। तो वही करेंगे हम, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जब किसी को डाउट होगा पूछेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई यो यो नहीं करेगा, ताकि सबको बात समझ आ जाए। जब मैं पूछूंगी आंसर करो, तब आंसर करना है। सब रेज योर हैंड करेंगे ताकि हर बच्चे को समझ में आए बात क्या हो रही है, ठीक है? खेवड़ी हरकतें नहीं करनी है यहाँ पे। यो यो मैम। फिर बीच में बोले है खेवड़ी गई। और जिसको जहां डाउट होगा उसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। कल वो फुली पढ़ के जाना, और एनसीईआरटी पेंसिल लेके बैठो, टिक करते रहना जहाँ पे ये टॉपिक आया, सो दैट जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठो तो हर बार तुम्हें दिखे कि यार यहाँ से क्वेश्चन आया था। फिर ना एनसीईआरटी पढ़ने मजा आता है, ऐसा लगता है कुछ भी लिखा है, फिर किसी लाइन को अंडरलाइन करके ये लिखा हो ना यहाँ से क्वेश्चन आया था, फिर उसकी इज्जत हो जाती है? ऐसे होता है ना? नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं, तब माइक बंद करेंगे मेरे अलावा। देखो अच्छा कलर तो बता दो। ब्लू। ब्लू कौन सा? 1 2 3 ब्लू। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म एज ऑब्जर्व इन पेपर मॉथ प्रूव्स दैट। सबसे पहले इंडस्ट्रियल मैनरिज्म पेज नंबर कौन से पे एग्जांपल बोलो? इवोल्यूशन मैम 116 राइट। 116 पे आपको पेपर मॉथ मिल जाएगा। पेपर मॉथ का साइंटिफिक नाम क्या था? बिस्टन बिटुलेरिया, ठीक है जी। साइंटिफिक नाम, ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पिस्टन बिटुलेरिया। तो उन्होंने कहा इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है इंडस्ट्रियल मैनरिज्म एज ऑब्जर्व इन पेपर मॉथ प्रूव्स दैट। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म से हमें क्या पता चलता है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू ब्लैक मेलानिक फॉर्म, ब्लैक का मतलब यहाँ पे डार्क वाले मॉथ थे, अराइज बाय अ रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन। वो कह रहे हैं बार बार रैंडमली म्यूटेशन हो रही थी जिसकी वजह से ब्लैक पॉपुलेशन आ रही थी मॉथ की। ऐसा हुआ था? नो मैम। नहीं हुआ था, ओके। The melanic form of the moth has no selective advantage over lighter form। वो कह रहे हैं जो डार्क कलर की फॉर्म थी, क्या कहते हैं, पेपर मॉथ की, बिस्टन बेटुलेरिया की, उसकी कोई एडवांटेज नहीं थी ब्लैक कलर होने का। ये सही है? नो मैम। The lighter form for moth has no selective advantage। जो लाइटर फॉर्म थी उसको भी कोई सिलेक्शन का एडवांटेज नहीं हुआ, मतलब नेचर में उसको भी कोई फायदा नहीं हुआ जो लाइट कलर का था। ये सही है? नो मैम। मेलेनिज्म इज ए पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर। जो मेलेनिज्म को कॉन्सेप्ट आया था वो पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर था। मैम। स्टेटमेंट तो ये सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैम गलत है। नहीं, स्टेटमेंट तो ये चीज है कि ठीक है पॉल्यूशन आया तो मेलेनिज्म हमें देखने के लिए मिल जाता है, नो डाउट। लेकिन अगर तुम एक बात बताओ, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब वहां पर बहुत सारे क्या कहते हैं, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब डर्ट नहीं था, जब हम कहते हैं पॉल्यूशन काफी कम था बेसिकली, तब भी तो डार्क कलर के मौत दिखते थे आपको। तो मेलेनिज्म पॉल्यूशन का सही एग्जाम्पल थोड़ी है कि पॉल्यूशन की वजह से सिर्फ मेलेनिज्म हुआ। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट कलर के मौत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू डार्क कलर मौत, लेकिन डार्क कलर के मौत एग्जिस्ट तो करते थे ना, दैट मीन्स पॉल्यूशन से रिलेशन नहीं था। तो इसका आंसर क्या बना? देखो जो म्यूटेशन होती है ना, वो म्यूटेशन हमेशा रैंडम होती है। देखो म्यूटेशन कोई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, ऐसा तो है नहीं ना नेचर में कोई जीवित व्यक्ति बैठा है या बैठी है जो डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई इंसानों के 5 हाथ करेंगे तो फायदा होगा, 6वां नहीं करेंगे। ऐसा कोई मेंटली तो डिसाइड नहीं कर रहा ना।
तो जब कोई चीज ऐसे डिसाइड नहीं हो रही, रैंडमली सिलेक्ट हो रही है, तो रैंडम कहते हैं। रैंडम मतलब कैसे भी। तो म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस है नेचर में, कि पॉल्यूशन हुई तो देखा गया कि जो पॉल्यूशन की वजह से डार्क कलर के मौत सर्वाइव कर गए, लाइट कलर के मर गए, ठीक है। तो ज्यादा में डार्क कलर के मौत ही सर्वाइव करने लगे, उनकी पॉपुलेशन फैल गई। तो इवोल्यूशन रैंडम प्रोसेस हुआ ना, वो कभी भी जानबूझ के किया नहीं जाता, ठीक है। नेचर में इवोल्यूशन हमेशा रैंडम होता है। सो म्यूटेशन इज ए रैंडम प्रोसेस। और हम देख रहे थे कि पहले डार्क कलर के मौत कम थे, बाद में वो ज्यादा हो गए, राइट। सो ट्रू ब्लैक मिलेनिक फॉर्म अराइज हुई थी म्यूटेशन की वजह से रैंडमली इन पॉपुलेशन। क्योंकि जब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, याद करना, हम ऐसे करते हैं ना, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कहते हैं व्हाइट कलर के मौत ज्यादा थे, डार्क वाले कम थे। लेकिन डार्क वाले एग्जिस्ट तो करते थे ना, मतलब कि कभी किसी व्हाइट कलर की मौत में कोई रैंडम म्यूटेशन हुई होगी जिससे डार्क कलर के मौत बने होंगे। तो रैंडम म्यूटेशन जब बार बार हुई, उस एग्जाम्पल के बारे में इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में हम बात करते हैं। बात समझ आई? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। कौन समझाएगा मुझे, क्या समझ आया? ये जो है, मुझे डाउट है ये समझ आया या नहीं। रेज हैंड जिसको समझ में आया, बताओ। बता नहीं था। नेहा बोलो, नेहा। मैम मतलब जैसे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट कलर की मौत ज्यादा थी पर डार्क कलर की मौत भी थी, मतलब रैंडमली म्यूटेशन आई वाइट कलर की मौत में जिससे डार्क कलर की मौत बनी। हाँ एग्जैक्टली, गुड गुड। देखो, कभी कभार ना टीचर का बोला समझ नहीं आता तो आसपास स्टूडेंट से पूछ लेते होते, इसलिए मैंने उसको बोला एक बार वो बता दे, शायद अब बाकी लोगों को समझ आ गया होगा जिसे नहीं समझ आया। ठीक हुआ? है ना, होता है। कि अगर ऐसा लगे ना तुमको किसी की पढ़ाई बात समझ नहीं आ रही, अपने साथ वाले दोस्त से पूछ लेना, चीजें समझ आ जाती है। ऐसे बहुत होता है, मैंने बहुत देखा है, कॉलेज में हम बहुत करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के मुझे फीचर बता दो, क्या क्या होते हैं? रेज योर हैंड। क्या क्या फीचर होंगे तभी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है? डेफिनेशन में लिखवाया होगा ना, रेज योर हैंड जिसको जेनेटिक ड्रिफ्ट याद है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो मैम। अच्छा, तो तू बताती क्यों नहीं थी? जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या पॉइंट्स होने चाहिए? हम कहते हैं किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई, तो क्या 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो हम फेवर करते हैं तभी जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है? एनवायरमेंटल कंडीशंस। हाँ, हाथ हाथ। हाँ दीक्षा। मैम वो सडन रैंडम चेंज होना चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन। सडन रैंडम चेंज, यस, वेरी गुड। पॉपुलेशन का साइज होना चाहिए स्मॉल, और कोई पॉइंट? एलिलिक फ्रीक्वेंसी। चेंज हो जाती है, चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी होता है। गुड, ठीक है जी। तो देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट होती है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होती है। यस बिल्कुल। मैम। लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होती है? नो मैम। नो मैम। फास्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में होती है? ऐसे तो No, कुछ ma'am. नहीं था। स्लो रिप्रोडक्टिव और पॉपुलेशन में होती है? ऐसा No, कोई फीचर ma'am. हमने पढ़ा ही नहीं था। हमने सिंपली पढ़ा था छोटी सी पॉपुलेशन है जिसमें सडनली कुछ चेंज आ गया, जैसे तुम गार्डन में जा रहे थे, तुमने पैर रख दिया, कुछ चींटियां मर गई, कुछ बच गई, जो बच गई वो आगे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगी, जो मर गई उसके सारे फीचर मर गए। ये तो जेनेटिक ड्रिफ्ट था, राइट। दो टाइप के एग्जाम्पल्स क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट के? प्रीति। मैम एक बॉटल नेट इफेक्ट है और एक फाउंडर इफेक्ट है। वेरी गुड, शाबाश। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को कौन सा पेन में कहा दिया है? कोई नंबर? 137। 137। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के पर्सपेक्टिव से एंड स्कूल के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन जरूर आएगा इससे, चाहे वो तुमसे सिर्फ डेफिनेशन पूछे, राइट, करके जाना। चलो, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज मेनली बेस्ड होना। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपका जो आता है वो इकोलॉजी में आता है, यहाँ आता नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट 2 चैप्टर के कंबाइन होके आते हैं ना, इसलिए उन्होंने यहाँ दे दिया है। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी क्या कहता है, ये आपको बताता है कि स्पीशी क्या होती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूं? किसी को पता है वैसे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी होता क्या? क्या होता है बेटा? दिया किसने था? मायर ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को, अगर मैं बोलूं ये एक एरिया है, इसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशी के हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई सेम स्पीशीज का होता है? वो कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक एरिया में रहते हैं, दे ऑर्गेनिज्म
sexually reproduce with each other only. और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस विद ईच अदर के लिए छोटा सा ब्रदर है वर्ड है इनब्रीडिंग, ठीक है, और सॉरी इंटरब्रीड, सॉरी इंटरब्रीड। तो कहते हैं एक स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है, का मतलब है कि उसका जो इंडिविजुअल है वो एक साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी और के साथ नहीं। जैसे ह्यूमन के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है वो, और किसी और एनिमल के साथ नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं करता। अब लेबोरेटरी में करना इज अ डिफरेंट थिंग। बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम उसको एक स्पीशी बुलाएंगे जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर? क्वेश्चन में देख लेते क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी इज मेनली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखो मोर्फोलॉजिकल फीचर मतलब सिर्फ अपीयरेंस, इस पे तो बेस नहीं था। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है वो अलग कॉन्सेप्ट है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस करेगा और किसी के साथ नहीं करेगा, तो ये रिप्रोडक्टिवली सब आइसोलेट हो गए हैं, एक स्पीशी एक तरफ दूसरी स्पीशी दूसरी तरफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो आंसर वुड बी यस, ठीक है। चलो, वेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। पहले तो ये एग्जांपल की पिक्चर कौन से पेज नंबर पर है? पेज नंबर 131। 131। वहां देखो क्या लिखा है नीचे, हेडिंग उसकी फिगर की डिटेल पढ़ना। 133। डिटेल पढ़ना फिगर की। कोई एक बच्चा हाथ खड़े करो। 135। हाँ तान्या बता बेटा, पढ़ियो क्या लिखा है। मैम एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, राइट। तो ये जो ये बाजू है तो यानी क्या बुलाते हैं? 4 limbs। बेटा यहाँ लिखा है हाइंड लिम्स, ये गलत हो गया। ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हो गया था जब मैंने देखा था, क्योंकि दिमाग में एकदम से क्लिक करा ना पैटर्न ऑफ बोन्स, तो यहीं पे मैंने टिक कर दिया। लेकिन ये हाइंड लिम तो टांगों की बात हो रही है, पर ये पैटर्न ऑफ फॉर लिम। आंसर वुड बी डी। खतरनाक क्वेश्चन था, है ना? डी। हाँ चलो 35। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि रीड केयरफुली होता है ना? मैंने भी गलत किया, सबसे होती है गलती, पर हम ध्यान रखेंगे आगे से कि ढंग से पढ़ेंगे, राइट। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ढूंढना है मुझे। स्टेटमेंट मुझे दे रखी है, तो कैसे सॉल्व करूंगी मैं इसे? सबसे पहला स्टेप क्या करूं? रेज योर हैंड। प्रिया, यो मैम। क्या करूं सबसे पहला स्टेप? मैम पहले ऊपर ही सॉल्व करना है। हाँ, स्टेटमेंट को ऊपर ही सॉल्व करूंगी। वेरी गुड, कर लो नीचे। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब जीन लेवल पे वेरिएशन दिख रही है आपको, इज अ रॉ मटेरियल फॉर ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी पे, ठीक है। जितनी जेनेटिक वेरिएबिलिटी लिए उतनी नेचुरल सिलेक्शन एग्जिस्ट करती है। सही बात है? यो मैम। सही बात है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी का क्या बताया? नेचर सिलेक्ट कैसे करेगी? दो ऑर्गेनिज्म में फर्क भी तो होना चाहिए ना। तो इस ऑर्गेनिज्म में और इस ऑर्गेनिज्म में फर्क क्या है अगर देखा जाए तो? उसके जीन का ही तो फर्क है। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी तभी तो नेचर सिलेक्ट करेगी किसने सर्वाइव करना है किसने नहीं करना, राइट। तो जीन लेवल पे वेरिएबिलिटी चाहिए। सेकंड स्टेप है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय डार्विन थ्योरी। तो डार्विन अपनी थ्योरी में बता नहीं पाया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सही बात है ये? नो मैम। उन्होंने जो समझाया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या कहता है? फिटनेस से क्या मतलब है? जिसे नेचर सिलेक्ट करता है। नहीं, सेक्सुअली फिट। हाँ मोहित, मनीषा बोलो बोलो बोलो। तमन्ना ने खड़ा किया था। नो मैम, बोलो फिर। इसी का बताया था। वो आंसर बताने के लिए बता रही थी। अच्छा, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्टिवली फिट है और आगे प्रोजेनी बना सकता है उसको हम कहते हैं फिटेस्ट। तो नेचर में फिट का मतलब ये नहीं है जो फिजिकली फिट दिख रहा है, उसका सिंपली मतलब ये है जो बच्चे पैदा कर सकता है वो फिट है। और जो बच्चे पैदा कर सकता है मतलब उसके पास इतना खाना होगा, इतने रिसोर्सेज होगी, तभी तो वो बेबी पैदा कर सकते हैं ना और उसको पाल सकते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है जो बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। ये डार्विन ने समझाया था। ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया तो ये गलत हो गया। तो बताओ आंसर वुड बी answer would be C. Only A is correct, right? मैम। चलो नेक्स्ट।
Which one of the following statement is false with respect to viability of mammalian sperm? गलत बतानी है हमें. viability का मतलब कि कब तक वो जिंदा रह सकता है, राइट? ये स्टेटमेंट हमने पहले भी करी है. स्पर्म कब तक बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं फीमेल की? 48 आवर्स 48 hours तक. लगभग 48 आवर्स. यहाँ पे 24 आवर्स लिखा. ये गलत स्टेटमेंट थी, याद है? बाकी सारी स्टेटमेंट सही थी. ये आपने अपने नोट्स में अपडेट कर लिया था ना? नेक्स्ट, which one of the following statement is incorrect about menstruation? गलत बतानी है हमें. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? So during normal menstruation about 40 ml of blood is lost. ऐसा होता है? ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो ये लाइन आप ऐड करो. मेंस्ट्रुएशन वाला पेज खोलो जहाँ पे वो मेंस्ट्रुअल डायग्राम बना है ना, ऐसे वाला मेंस्ट्रुएशन का. पेज नंबर बताना. 34. 34 या 50? देखो उस चार्ट में देखो, ऐसे ऐसे बना होगा, नीचे जा रहा है, बना है. यहाँ पे लिखा होगा 5 दिनों के लिए मेंस्ट्रुअल फेज लिखा है. उसके नीचे लिख लो अराउंड, अबाउट है ना, अबाउट मतलब लगभग 40 ml ब्लड लॉस. लिखो, उसी के नीचे लिख लो, याद रहेगा. ओके. नेक्स्ट, द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट. मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इजीली क्लॉट हो जाएगा? नो मैम. मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बॉडी के अंदर से आ रहा है. देखो बॉडी से बाहर निकलेगा तो क्लॉटिंग होती है, उसके अंदर हो सकती है, लेकिन जब तक बॉडी के अंदर है क्लॉटिंग नहीं होती. ऐसा क्यों? हमारे शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग होती क्यों नहीं है? रेज योर हैंड. हाँ हाँ विशाल. मैम क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार रिपीट कि करना. हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है? मैम क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं आते हैं, जैसे थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं. एग्जिस्ट तो करते हैं वहां पे. जब थ्रोम्बोसाइट्स के फैक्टर एक्टिवेट होते हैं तो सिर्फ वूम पे क्यों होते हैं? वो ब्लड को क्यों नहीं क्लॉट करते? बिकॉज. हाँ विशाल, आपको पता है? नो मैम. प्रीति? मैम ब्लड क्लॉट इसीलिए नहीं होता क्योंकि अगर हमारे बॉडी में डिफरेंट ब्लड ग्रुप जाएगा तो उसके एंटीजन जो अलग होंगे उसकी वजह से हमारे ब्लड ग्रुप में क्लॉटिंग होगी. हाँ, तो अभी क्यों नहीं हो रहा क्लॉटिंग? मैं वही तो पूछ रही हूँ. इसके लिए ना कुछ होता है ब्लड में जिससे नहीं होती. बिकॉज ऑफ ब्लड हैव अ केमिकल कॉल्ड हिपेरिन. हिपेरिन होता है हमारे ब्लड में. यस मैम. बाहर निकलता है ब्लड, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस वजह से आप देखोगे कि ब्लड बाहर क्लॉट होता है. तो आपने देखा कभी अगर आपका ब्लड का सैंपल कोई लेता है तो अपने टेस्ट ट्यूब में छोटा सा पाउडर डालता है. कभी आपने नोटिस किया हो तो वो छोटा सा पाउडर है, फिर उसमें ब्लड डालता है ताकि आपका ब्लड टेस्ट ट्यूब में क्लॉट ना हो. जब ब्लड टेस्टिंग के लिए आप देते हो तो छोटा सा पाउडर हिपेरिन का ही सब्स्टिट्यूट है. ठीक है, तो हमारी बॉडी में हिपेरिन है जिसकी वजह से वो ब्लड कोएगुलेट नहीं होता, तो इट इज एंटी कोएगुलेंट हिपेरिन. ठीक है. लीच होती है ना, लीच जब वो खून चूसती है स्किन पे लग के, तो साथ साथ अपने सलाइवा में हिपेरिन डालती रहती है, नहीं तो खून जम ना जाता. राइट. मेंस्ट्रुअल इजीली क्लॉट नहीं होते हैं, हिपेरिन है उसके अंदर, इतनी जल्दी क्लॉट नहीं हो जाएंगे. राइट, तो ये गलत हो गया. At menopause in the female, there is especially abrupt increase in gonadotrophin hormone. Yes, ये होता है. Hormonal disbalance होता है उस टाइम, abruptly increase हो जाता है hormones का. ये बात सही है. The beginning of cycle menstruation is called menarche. ठीक है, menopause का मतलब है जब साइकिल होती है स्टॉप. menarche का मतलब होता है फर्स्ट साइकिल. पहली बार जब पीरियड्स आए थे उसे menarche कहते हैं. ओके, क्लियर है ये? मतलब दोबारा बोल. अब्रप्ट का मतलब क्या होता है? अब्रप्ट मतलब सडनली, सडन. मैम अगर ब्लड में क्लॉटिंग हो जाए तो उसका मतलब कि हेपरिन का लेवल कम हो जाता है? नहीं, ब्लड में क्लोटिंग हो जाए तो पता नहीं ना, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. ब्लड में क्लोटिंग तब भी हो जाती है जब क्या कहते हैं स्ट्रोक कंडीशन में हो जाती है. जैसे अगर मान लो किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो उसके आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा, तो क्लोटिंग हो जाएगी, है ना? यस. किसी भी तरीके से रीजन हो सकता है. हाँ बेटा बोल. हम जो थर्ड सेम नोट्स में कैसे ऐड कर सकते हैं? इसे नोट्स में कैसे ऐड कर सकती है? यस मैम. ये तो जहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है ना, ये वाला, उसमें नीचे देख मेनोपॉज और मेनार्क दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, दिखे? यस मैम. मिले? मेनोपॉज के साथ ऊपर अपनी एनसीईआरटी में ऊपर लिख ले. ऐसी छोटी सी जगह होती है ना एनसीईआरटी में, वहां पे इसको ऐड कर ले मेनोपॉज के साथ पॉइंट. ओके, डन. चलो आगे. तो मैम
उसने लिख लिया जो ऐड कर रही थी? ठीक है बेटा, वही बेटी हाथ नीचे कर ले। चल, तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर एट द जंक्शन ऑफ, यार ये ना बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब कहाँ बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, कहाँ होती है फैलोपियन ट्यूब में दीक्षा? एम्प्यूला, इस्थमस अब एंड हम- एम्प्यूला जंक्शन। है ना, एम्प्यूला बोलते हैं। ठीक है, एक टाइम था इस्थमिक एंड एम्पुलरी जंक्शन बोलते हैं, तो पुराने पेपर में अलग से लिखा आता है, अब एनसीईआरटी अलग से बोलती है। तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर होगा एम्पुला एंड इस्थमिक जंक्शन। आंसर विल बी सी। ठीक है, यो मैम। नाउ secretion of which structure is essential for maturation and motility of sperm? sperm की maturation और motility के लिए किसकी secretion ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो sperm होता है कहाँ बनता है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमनिफेरस हाँ, टेस्टिस के अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, राइट। अब जो स्पर्म बाहर निकलता है गुल्लू सा होता है, उसके पीछे पूंछ लग जाती है उसमें, जब वो लग जाता है एपिडिडमिस के पास एक तरह से आता है। एपिडिडमिस में वो स्टोर होता है ना, वो मैच्योर भी होता है एपिडिडमिस में, फिर वहां से रिलीज होता है। उसके बाद जब वो जा रहा होता है तो 3 ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रीशन उसमें डालते हैं, सही बात है। वो उसको क्या देते हैं? मोटिलिटी देते हैं, उसको खाना देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, राइट। सो सेमिनल वेसिकल एंड पोस्टरल ग्लैंड उसको एनर्जी दे रहे हैं। वासा डिफरेंस एंड एपिडिडमिस से जब वो जा रहा होता है ना, वो भी सिक्रीशंस कर रहे होते हैं। हम एपिडिडमिस की सिक्रीशन पढ़ते नहीं है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर इट आल्सो कंट्रीब्यूट। सो किसकी सिक्रीशन मदद करती है स्पर्म को मैच्योर और मोटिलिटी देने में? सो दैट वुड बी, आंसर वुड बी ए एंड बी बोथ। ठीक है, एपिडिडमिस के सिलेबस में आपके सिक्रीशंस नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, इग्नोर करो उसको, लेकिन याद रखना कि एपिडिडमिस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, हाई कि एपिडिडमिस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है स्पर्म की फंक्शनिंग सही से नहीं हो पाएगा अगर एपिडिडमिस रिमूव हो जाए तो। ठीक है जी, मैम डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि एपिडिडमिस का भी पार्ट है ना, इसलिए बी तो है आंसर। ये देख, मैम डी डी ऑल एसेसरी डक्ट्स ओनली, क्योंकि उसने लिखा है ओनली, तो सिर्फ एसेसरी डक्ट्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होता ना, ये मैम, इसीलिए, राइट। ये मैम। ग्लैंड्स का कंट्रीब्यूशन भी तो है, इस वजह से ओनली वर्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। चलो 40 क्वेश्चन। इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म की फॉर्मेशन, द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, एक्रोसोम किससे बनता है? गोल्जी apparatus। ठीक है, सेल वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो कि गोल्जी क्या होता है, जो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही होती है ना, तो गोल्जी आके यहाँ पर अटैच हो जाता है, फ्यूज हो जाता है और मॉडिफाई होकर एक्रोसोम बना देता है। इसलिए एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, क्योंकि गोल्जी में भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। गोल्जी के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो मदद करते हैं। क्या करता है गोल्जी? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करता है ना बॉडी के अंदर। मैम। ठीक है, तो एक्रोसोम के अंदर भी एंजाइम होते हैं जो फंक्शन करते हैं, लेकिन फ्यूजन में फंक्शन करते हैं, तो आंसर वुड बी ए, राइट। नाउ प्रोजेस्टेरोन पिल हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बट नॉट अलोन, प्रोजेस्टेरोन की पिल्स खाने से प्रेगनेंसी नहीं होती, तो वो किस चीज को रोकती है? रिया, ओवर फॉर्मेशन। ओवर फॉर्मेशन कैसे रोकती है? मैम क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा तो एग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई तो एलएच एंड एफएसएच का लेवल कैसे कर देता है? वो लो, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, सारा फोकस एंडोमेट्रियम में करता है कि उसको थिक कर दे। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई, एलएच और एफएसएच का लेवल लो। बेटा अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो गया, तो क्या एफएसएच के लेवल कम लेवल में ओवा की फॉर्मेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ओवा को तो चाहिए एफएसएच एंड एलएच ना, इस वजह से ओवा फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। बात समझ आई? मैम। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, दीज आर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो पहले तो अपने नोट्स में लिख लो एसटीडी और इसके चारों के नाम लिख लो, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल वॉर्ट्स एंड एड्स। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से मिला के कि भाई कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये 4 हैं, कंफर्म है हमें? मैम। लिखो इसे। नाउ सेकंड इज, आपको बस मैच करना कौन किसे करता है, तो मुझे इतना तो पता ही है, 2 बनाते हैं हमेशा। एड्स को उसको कौन करता है? HIV। गोनोरिया, निसेरिया, गोनोरिया। यस, निसेरिया गोनोरिया। अगर ये पूरा लिखते तो नाम से पता चल जाता, बहुत चालाक है, इन्होंने लिखा नहीं है, तो हमें पता चल गया। 4th का ए, तो 4th का ये तो नहीं हो सकता, ए ए ए। अच्छा, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का बी। आंसर वुड बी डी। हो गया ना?
तो नोट यो यो अपडेट कर लेना डिजीज के, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आता है ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिजीज से कंपेयर होके, राइट? मैम। ठीक है, चलो। अच्छा चलो उल्टा स्टार्ट करते हैं, नीचे से करें? यो यो मैम। ठीक है, अभी मुझे कोई एक जोक सुना दो बढ़िया सा, बोर हो गया मैं। जल्दी सुनाओ जोक। मैं तुमको पढ़ा सकती हूँ, तुम मुझे एंटरटेन नहीं कर सकते? एक जोक आएगा भाई, आपको पता है तो रूल, जोक नहीं आएगा मैं नहीं पढ़ाऊंगी। कौन बता रहा है बताओ? बहुत मैम चैट में लिख रहे हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है नीट में। क्रैक का जोक। बताओ। हाँ अंजू बोलो। मैम मैं सुनाऊं? सुनाओ। मैम पता नहीं पर गाली मतलब मैं एक बार ना एक टीचर बच्चे को बोलता है कि मैंने ना अच्छे अच्छे गधों को इंसान बनाया है। हम्म तो अगले दिन वो लड़का स्कूल को एक गधा लेकर आता है, तो वो टीचर पूछता है कि तुम इस गधे को क्यों लाए हो? हम्म। तो वो बोलता है सर आपने ही तो कल बोला था कि मैंने अच्छे अच्छे गधों को इंसान बनाया, तो मैंने सोचा इसका भी भला हो जाए। नाइस है, टीचर की बात बहुत सीरियसली लेने का। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है? प्लीज क्लास में कोई गधा और बकरी ना लेकर आए। हमारे क्लास में सिर्फ खेबड़ियां हैं सारी, राइट? अच्छा, ये अगर लड़के को खेबड़ी बोलना हो तो उसे क्या बोलेंगे? खेबड़ा? यस मैम। यो यो मैम। ये पहाड़ी वर्ड है? यो यो ठीक है, मम्मी से मजे लूंगी मैं। चलो आओ। ये जो कोई कह रहा था मुझे चैट में लिख रहा, मुझे मिला नहीं। कॉमन है मैम। अगर किचन में ग्लास, अच्छा प्रीति संधू का कहना है अगर किचन में ग्लास टूटा और आवाज ना आए तो समझ जाना कि ग्लास मम्मी से टूटा है। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। ओहो, पढ़ लिया इसने। बेटा ध्यान से प्रीति, देखियो पीछे से चप्पल आ रही होगी। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 60। ओ एक और जोक आया। मैम एक बार दादाजी चिंटू को बोलते हैं कि मेरे दांत ले आ, पर चिंटू बोलता है कि अभी तो रोटी भी नहीं बनी बनी है। दादू बोलते कि रोटी को मार गोली, सामने वाली पड़ोसन को स्माइल देनी। अरे रे रे रे, तौबा तौबा। अंकल काफी जॉली नेचर के लगते हैं। चलो चलो आगे करते हैं। Which of the following experiments suggests the simplest living organism could not have originated spontaneously from non-living? कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो ये कहता था कि नॉन लिविंग से ऐसी लिविंग नहीं आते हैं? भाई तुम बावले हो, कौन था ये? किसका एक्सपेरिमेंट था ये? 3 साइंटिस्ट थे। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बोली थी कि बावलो, ऐसे शर्ट पे तुम खाना रख दोगे, व्हीट रख दोगे, उससे चूहे नहीं पैदा होते। ये थ्योरी किसने डिस्कार्ड करी थी? 3 साइंटिस्ट थे वो। मैम एक लुईस पास्चर थे। हाँ, रेड्डी थे और स्प्लेंजी थे, राइट? तो लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था ना, उसके बारे में ये आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो ये बात सजेस्ट करता है कि ऐसा नहीं होता, तुम बावले हो। तो माइक्रोब, अब उनका एक्सपेरिमेंट कौन सा था? क्या नाम था उनके एक्सपेरिमेंट का? ऐसे मत करो, नोट्स में देखो। इट वाज स्वान नेक एक्सपेरिमेंट यार। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया तुम्हें? हैं? तो क्या हो? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। और नेक स्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्या कहता था कि अगर मैं मीट को इसमें डालूं और बॉईल भी कर लूं तो इसमें कोई माइक्रोब नहीं आएगा। अगर, क्योंकि स्वान नेक थी ना, तो कोई भी माइक्रोब ना यहाँ से एंटर नहीं कर पाता था। नेक टेढ़ी थी, सारे माइक्रोब यहाँ तक रुक जाते थे। तो वो कह रहे थे कि इसमें ना कोई भी माइक्रोब आएगा नहीं बाहर से, तो ये जो सड़ा हुआ मीट है ना, इसमें से कोई लाइफ नहीं ओरिजिनेट होती है। लेकिन अगर मैं इस स्वान से नेक को तोड़ दूं, अगर मैं इसे तोड़ दूं, तो ये जो सड़ा हुआ मीट है
बेसिकली फंगस है। इसके ऊपर आके लग जाएंगे माइक्रोब्स, तो आपको थोड़ी देर में यहाँ माइक्रोब्स उड़ते हुए दिख जाएंगे, छोटे छोटे फ्लाइज भी इसके ऊपर दिखने लग जाएगी, राइट, माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे। तो उन्होंने कहा था जो जिंदगी आपको इस कंटेनर में दिख रही है ना, वो बाहर से आई है, सड़े हुए मीट से या फंगस से पैदा नहीं हुई है। ये उनका एक्सपेरिमेंट था, राइट। अब एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। सो माइक्रोब डिड नॉट अपीयर इन स्टोर्ड मीट। उन्होंने कहा जो मीट स्टोर था उसमें कोई माइक्रोब नहीं आता, ऐसा कहा था उन्होंने कुछ? नो मैम। नो ऐसा मैम। लार्वा कुड अपीयर इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो सड़ता हुआ मटेरियल है उसमें लार्वा आ सकते हैं, ऐसा उनके एक्सपेरिमेंट ने कहा था। नो मैम। माइक्रोब अपीयर फ्रॉम अनस्टरलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ऐसा कुछ कहा था कि जो अनस्टरलाइज्ड है, स्टरलाइज्ड का मतलब कोई माइक्रोब नहीं होना, जिसमें माइक्रोब है उसी में माइक्रोब दिख रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने तो नहीं कहा था। क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट पूछ रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट बताना है। मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड, उन्होंने कहा मीट स्पॉइल नहीं हुआ, उस पर कोई माइक्रोब नहीं आया। व्हेन हीटेड एंड केप्ट इन सील्ड वेसल, जब आपने मीट को सील्ड वेसल में रखा था तो वो मीट स्पॉइल तो हुआ पर उसके ऊपर कोई माइक्रोब नहीं आया। सही बात है। आंसर वुड बी डी। जिसको एक्सपेरिमेंट की अंडरस्टैंडिंग से उससे क्वेश्चन हो गया होगा। नेक्स्ट करें। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट ढूंढना है, बहुत बढ़िया। तो ए, डार्विन जी ने क्या बताया था हमें? रेज योर हैंड। Origin of बेटा रेज योर हैंड। कौन है ये? अरे 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 अरे, नेहा बता बेटा। हम डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आर। और डीविरीज? म्यूटेशन थ्योरी। पी। ए का आर, बी का पी। ए का आर, ए का आर, ये काट दो। बी का पी, बी का पी, बी का टी। आंसर वुड बी ए बराबर। ये चलो, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। सो देखो, मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये बहुत पास हो गया, कि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के केस में जो अंडा होता है, क्या उसमें योक होता है? हमारा जाइगोट होता है। मैंने कहा था ना के कंपैरिजन योक होता है, राइट। तो मैंने कहा था इसमें जो क्लीवेज होती है आपको कैसे दिखती है? पूरा कटता है ना। मेरिडोनियली पहली क्लीवेज कौन सी होती है? और दूसरी? मेरिडोनियल। इक्वेटोरियल। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, है ना। तो ये वाले अंडे को हम क्या बुलाते हैं जिसमें बिल्कुल भी योक नहीं होता? मीठा मिल्क लेगी। जिस अंडे में कोई योक नहीं होता उसे क्या बुलाते हैं अपा? होलोजोए, है ना। जैसे कि हमारी क्लास में कुछ बच्चों का होलोजोए, एक दिमाग है अंदर कुछ नहीं है, खोपड़ी काली है है ना, होलोजोए। उसी तरीके से मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात कर रहा है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है उन अंडे में जिसमें थोड़ा योक होता है, तो उसमें क्लीवेज पूरी नहीं हो सकती। तो उसकी पिक्चर मैंने रखी थी, मुझे बहुत अच्छी पिक्चर मिली थी, अगर मैंने रखी है तो मिल जानी चाहिए। क्या प्लीज, क्या तो रखी थी मैंने, ये रहा। देखो, जब अंडा है ना, आपको दिख रहा है ये बहुत अच्छी पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में एग है, सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है ऊपर को कट बज रहा है, ये एग डिवाइड हो रहा है, जाइगोट। देखो सिर्फ ऊपर की तरफ कट बन रहा है ना। तो अगर आप इस बी वाली पिक्चर में देखोगे तो ऊपर ही छोटे छोटे जो आपको हेक्सागोनल से दिख रहे हैं, दीज आर द सेल्स डिवाइड होके बने हैं, ठीक है। नीचे क्योंकि योक है इस वजह से वहां पे डिवीजन नहीं हो पा रही, सिर्फ ऊपर ऊपर डिवीजन हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज मीरोब्लास्टिक। समझ आया? तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब कंप्लीट हो गया या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। ठीक है। स्पाइरल हॉरिजॉन्टल तो बहुत डिटेल में चलेगी, आप इनकम्प्लीट है। सो एग का ये बार बार पूछते हैं, एक दिन बैठ के दोबारा से कर लेंगे रिवाइज। चलो 57 Which of the following represent a condition where the motility of the sperm is highly reduced? बेटा सिर्फ मोटिलिटी की बात कर रहा है। तो जब स्पर्म चल नहीं पाते, बहुत कम धीरे धीरे चल पाते हैं, कौन सा फीचर होता है? रेज योर हैंड। प्रिया। एलिनोस्पर्मिया। ABCD। बी। बी एथिनोस्पर्मिया। यस, जिस स्पर्म चल नहीं पाते उसको एथिनोस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया किसको कहते हैं? मोहित। किसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया? एजोस्पर्मिया किसको कहते हैं? कोई ना, एजोस्पर्मिया। मैंने तुम्हें इसकी डेफिनेशंस लिखवाई थी और मैंने कहा था, और अपडेट कर लेना। निकालो नोट्स और मेरे को देख के बताओ। इसका मतलब तुम नोट्स अपडेट नहीं करते हो, फिर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या फायदा? मैं तुमको सिलेबस ना करा दूं? मैं जबरदस्ती सैटरडे को ये क्लास इसीलिए रखती हूँ
मेरा सिलेबस भी पीछे हो जाता है इस चक्कर में। तुम नोट्स नहीं लिखते तो फायदा क्या हुआ मुझे कराने का? मैम ओलिगोस्पर्मिया जिसमें लो काउंट ऑफ स्पर्म होता है। और एजोस्पर्मिया? मैम जिसमें जो स्पर्म नहीं होते हैं, जो हाँ फीमेल हम एग्जैकुलेट करते हैं फीमेल हाँ। और में। पॉलीस्पर्मिया? बहुत सारे स्पर्म। हाँ डांट खाने के बाद सारी बोल पड़ती हूँ है। क्या हो तुम? क्यों 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 मुझसे एनर्जी लिलवाती हो खिबड़ी कहीं की? चलो, और ये कोई अब्यूजिव वर्ड तो नहीं होता? नालायक को मुझे उल्टा सीधा मत सिखा देना कि मेरी मम्मी मेरे को पंजाब से चप्पल भेजिया, हैदराबाद मेरे छत पे आके गिरे मेरे सर पे। ये कहाँ से सीख कर आई हो? और मेरी ये उम्र नहीं है कि मैं बाहर से उल्टी सीधे वर्ड सीख कर आऊं। पक्का यही होता है, या मैं किसी हिमाचली किसी की मम्मी को फोन करके पूछूं आपकी बेटी ने सिखाया सही बोल रही है या नहीं? यही होता है ना मैम बुलशिट। उसने यूट्यूब पे देखा है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो तुम्हारी बहन देखती क्या रहती है नर्सरी में? उसको तो उसको बोलो हाथ में फोन पकड़ा दो, फिर जो लगेगा फोन देखती तुम रहेगी। देखते क्यों हो फोन? मैं तो देखते ही नहीं फोन। देखो मेरे बच्चों के पास बिल्कुल फोन नहीं है, मेरे बच्चे ही नहीं है। मैम आपके पास टेक्निकल एरर है। टेक्निकल। नहीं नहीं, मेरे पुर्जे पुर्जे सब सलामत है बेटा। टाइमिंग का फर्क है। लेकिन फोन क्यों देते हो? मेरे भाई ने तो रूल बना रखा है, मैं सक्षम, मेरा जो नेफ्यू अगर फोन मांगता है उसको फोन नहीं मिलता, उसको आंखें मिलती है, फोन नहीं मिलेगा तुझे। फोन नहीं देते। तुम क्यों देते हो उसको फोन? और देती हो तो उसको सारे चैनल ब्लॉक करके उसको बोलो टेलीटबीज देखे। देखा मैम तुमने वो पता नहीं क्या यूट्यूब चैनल है शफा ना, वो देखती है और उस पर अगर शॉर्ट्स लग पड़े तो फिर शॉर्ट्स लग पड़ती है देखने। बताओ, मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला शॉर्ट्स होते क्या है। मेरे को लगा पहनने वाले ही होते हैं सिर्फ। मेरे को पता चला नहीं भाई, दूसरे भी होते हैं। मैम ये एडवांस जनरेशन है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत नहीं है, बिगड़ता भारत है। फोन ले उसके हाथ से, घेबड़ी सीख कर आ रही है वो। घेवर बनाना नहीं सीखा उसने। तू ही रिस्पॉन्सिबल है, सारे सारी गलती तान्या तुम्हारी है। The correct sequence of cell stages is spermatogenesis. The correct sequence मतलब जब से हमने चैप्टर पढ़ा है ना, तब से पाप किया हमने, हम तब से इसकी करेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। एक ना एक बच्चा हर बार गलत बोलता है, रोने का मन कर जाएगा मेरा। भगवान के लिए बता दो, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रीति। प्रीति क्या बात, हाथ कौन खड़ा करेगा? प्रीति। स्पर्मेटोगोनिया से। गोनिया से स्टार्ट होगा ना, गोनिया गोंडे तीनों में दिए। कम वक्त क्वेश्चन इजी डिफिकल्ट कर दिल। अंत कहाँ होगा? स्पर्म में यार, सब में स्पर्म है। रहने दे एनर्जी बचा। स्पर्म से पहले कौन सा आएगा? मैम सीक्वेंस बताऊं? हाँ बता। कह रही ऐसे नहीं स्पर्मेटो पता। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटेड। ठीक है, आंसर इज बी। बेटे स्पर्म से पीछे स्पर्मेटेड ही आता है। अच्छा मेरे को ऐसे सॉल्व करने की आदत है। ठीक है ठीक है, हाँ सही बोल रही हो बच्ची, आंसर इज बी। यार अगर अभी भी ये गलत हो रहा है ना तो फिर तो मैं मेरे को क्लास में बताया करो, मेरे को जाओ यहाँ से। कितनी बार तो रट लिया हमने इसको भाई गॉड। डायग्राम बना के लिख लिख के एनसीईआरटी में देख के, अब तो भाई गॉड अगर गलत लिख के होगा तो स्पर्म पे पलट के देखेगा कि व्हाट नॉनसेंस। चलो यार, ये टेक्निक भी बहुत बार कर ली। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, बस ये देख लेना क्वेश्चन है पूछा क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट, ये पूरे सत्य बताना है। ठीक है, तो ICSI इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मुझे कोई एक प्यारा सा बच्चा बता दो, ए के साथ क्या मैच करूं? नीता। नीता Ma'am, formation of embryo by directly inject. ओ मेरी प्यारी नीता, 1 2 3 4 बोल दे। Ma'am, C. 3। अच्छा, और गिफ्ट 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 के साथ क्या लगाऊं? कोई बता दो, तानिया तुम बता दो। Ma'am, 2. 2। सेकंड। ठीक है, ए के साथ 3, ये तो नहीं है। ए के साथ 3 हो सकता है, ये तो नहीं है। चलो 2 मिल गए। और कहाँ गया? ठीक है क्या? डी के साथ। डी के साथ सेकंड। सेकंड, डी के साथ सेकंड। अच्छा, ऑप्शन डी के 4। साथ सेकंड, डी के साथ सेकंड। ओह आंसर फॉर 4। कांग्रेचुलेशन। ये टेक्निक थैंक यू। आपको आपके स्कूल वाले जरूर पूछेंगे, वाइवा में भी, आपके स्कूल के छोटे क्वेश्चन में भी। आपको नीट के पेपर में ये जरूर देखने को मिलेगा, ये कंपलसरी है। ये वो वाली पड़ोसी आंटी जो आपको दिख जाएंगी पड़ोस में भरी दोपहर में भी, वही वाले अंकल है जो दिख जाएंगे। समझ आई? बोलो मैम मैम बोलो बोलो। मैम मैम सीटी
मेरा मुझे समझ नहीं आया क्या। मैम जैसे ना अगर आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। क्या बोल रहे हो आप? मैम जैसे ना अगर कोई लेडी अगर 7 मंथ की प्रेग्नेंट है ना, और अगर वो पिल्स खाना शुरू कर दे कॉन्ट्रासेप्शन की, तो मैम फिर बेबी अबॉर्ट हो जाता है। वो बेटा, पहली बात तो अगर वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है और वो कोई भी पिल खा रही है तो बच्चे को खतरा तो हो जाएगा ना। डिपेंड करता है कि उसकी डोसेज क्या है और उसके अंदर है क्या। डोसेज मतलब कितना अमाउंट उसने उसका कंज्यूम कर लिया है और वो किस चीज से बनी है। पिल्स कोई भी हो सकती है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा उसको ऐसा पिल खाने का, क्योंकि हार्मोन लेवल डिस्टर्ब करेगी ना वो, तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। मिसकैरेज तो 7 मंथ प्रेग्नेंट है, मिसकैरेज के चांसेस नहीं होते। अब इसमें सीधा माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है, क्योंकि बच्चा मिसकैरेज जनरली होता है जब इनिशियल फेज में होता है ना, तो ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकल आता है एंडोमेट्रियम छड़ के। लेकिन अब बच्चा पूरा बन चुका है ना, तो इस केस में अगर कुछ भी हुआ ना तो माँ की जान को खतरा है, क्योंकि अगर बच्चे को अंदर कुछ होगा तो उसके बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा। तो ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अगर ऐसा कहीं हो जाए तो उनको फिर फटाफट सर्जिकली रिमूव ही करना पड़ेगा बेबी को, जहां तक मुझे लगता है। पर ये हर केस टू केस वेरी कर सकता है। बेटा इतना खतरनाक क्वेश्चन क्या हो गया? मैम नहीं, मेरी क्लास में एक लड़की बोल रही थी ना कि उनके एरिया में किसी लेडी ने अबॉर्ट करवा दिया बच्चा, क्योंकि बोलती मुझे भी पढ़ाई करनी है। दैट इज वेरी 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 डेंजरस सिचुएशन। एंड आई डोंट थिंक 7 मंथ, तुमने रूमर ही सुना है ना, तुम्हें एग्जैक्टली तो पता नहीं होगा, पर 7 मंथ में ऐसे नहीं होता कि पिल खा के अबॉर्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। सर्जरी होगी वहां पे, बेबी काफी बन चुका होता है। ओके मैम मतलब पिल्स खाई थी ना, अबॉर्ट कैसे हुआ वो पता नहीं। बेटा, अगर पिल्स खाई थी तो हार्मोनली डिसबैलेंस हुआ ना, अब उसके बाद कैसे हुआ वो तो फिर वही जानते होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 54। तो तुम सब मुझे इसके ही क्वेश्चन के लिए रोक रहे थे? मुझे लगा कुछ हो गया। मैम 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 नो मैम, मैं ये बता रही थी, अब मैंने एक चींटी देखी, उसका जो स्टमक वाला रीजन है वो डार्क ग्रीन है। ओह ब्यूटीफुल चीटी। कोई और यस स्पीशीज मैम। होगी उसकी? फोटो है? फोटो भेजियो। अभी वो घूम रही है, दिखेगी भी नहीं। चली गई, उसको रोको, रोकती एक थोड़ी चीनी डाल दो, खुद आ जाएगी अपनी पूरी फैमिली को लेके कि आओ चलो दावत करे। अरे जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, यहाँ इतनी चींटियां थी, हम कुछ भी रखते तो चींटियां दावत करने लगती है। हर उस दिन होगी जब हमें मिठाई का डब्बा मिला था, वो देसी घी की मिठाई थी यार, चींटी लग गई उसमें। ओह मैम। हाँ पूरा परिवार लेके दावत करने आ गई, बताओ। और हम लोगों ने जो दावत करनी थी वो हम भूखे मर गए। फिर उसके बाद से हमें नीचे वाली आंटी की जो मेड है, मेड आंटी है, उन्होंने हमें एक, वो हिंदी नहीं जानती ना, तो उन्होंने मेरे को एक डब्बा दिया, एक्स के पाउडर का डब्बा, जिसके अंदर कोई केमिकल है, आई डोंट नो क्या केमिकल है वो। उन्होंने बोला इसको डालो, हम इशारों में ही बात करते हैं, तो उन्होंने मेरे को दिलवा दिया। तब से कोई चीटी नहीं आती जहाँ हम खाना रखते हैं, चीटी फ्री जोन हो गया आता होगा आपको? है। मैम, कितना मजा आता होगा आपको ऐसी बातें करने में, मेरे को तो बहुत क्योंकि मजा वो आता आप है। नहीं जानते कि आप उनकी नहीं जानते। कौन? हाँ आप हम, लेकिन वो मुझसे पूछ लेती है टिफिन, मैं तो खा लिया। मैं उनको बोलती हूँ घुटने ठीक है, मैं ऐसे लेग पे हाथ लगा के, ठीक है क्योंकि उनके घुटनों में दर्द है ना, ठीक है। इतनी बात होती है हमारी। लेकिन अब मुझे तेलुगु समझ में आने लगती है। ऐसे कोई किसी को गाली वाली दे रहा हो तो नहीं समझ आएगी, लेकिन अगर कोई नॉर्मल बात कर रहा होता तो मेरे को समझ में आ जाती है क्या बात हो रही है। स्मार्ट हो गई मैं, चुपचाप मैं पढ़ आपका लो। बोलो वो नहीं समझ आएगा किसी को और। मेरा बोलो मुझे समझ नहीं आता, किसी को क्या समझ आएगा। केबड़ी कहीं, चल इधर आ। assertion। टेस्टिस ओरिजिनेट इन द एब्डोमेन। मैं पहले बता दूं, अगर इस वर्ड का कुछ और मतलब है, इन बच्चों ने मुझे सिखाया है। मुझे यही बताया गया है कि शैतान को कहते हैं केबड़ी, ठीक है। The testes originate in the abdomen but later descend into the scrotum under the influence of testosterone। किस पेज नंबर की लाइन है ये? मैंने अंडरलाइन कराई थी। मैम 27। 27 पेज नंबर की लाइन है, राइट। तो ये बात तो सत्य है। रीजन, द इंटरस्टिशियल मतलब लेडीज सेल्स इन द टेस्टिस सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये बात सही है। तो एजर्शन रीजन का पहला स्टेप, एजर्शन रीजन की स्टेटमेंट चेक कर ली। अब इनके बीच में हमें कनेक्शन जानना है, तो हम बीच में क्या वर्ड लगा देंगे? बिकॉज बिकॉज क्योंकि, क्योंकि इतना प्यार तुमको, नहीं गाना नहीं, क्योंकि। तो ये कह रहे हैं टेस्टिस ओरिजिनेट होती है एब्डोमेन में और डिसेंड हो जाती है स्क्रोटम में, क्योंकि लेडिक सेल सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये बात सही है, उसका इन्फ्लुएंस भी सही है, लेकिन वो नीचे इसलिए नहीं आई। वो नीचे क्यों आई थी? मैम टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने के लिए आई थी। यस, सो आंसर वुड बी
बी बहुत यस, दोनों स्टेटमेंट सही है पर असर्शन रीजन का रिलेशन नहीं बनता। आइए ये इजी है, कॉलम ए कॉलम बी से बनाने का है और करेक्ट ढूंढना है, हमेशा चेक कर लेना करेक्ट है या इनकरेक्ट। हाँ प्रीति बोलो। मैच का आंसर बता रही हूँ। मैं क्वेश्चन तो बोलने दे, बोल बेटा बोल। एक आंसर, एक के साथ क्या लगाऊं? प्रीति बता। फॉलिकल हाँ फेस। फॉलिकुलर फेस है ना, और बी के साथ क्या लगाऊं? सी ऑप्शन, ल्यूटिनल फेस। ल्यूटियल फेस। ल्यूटिनल नहीं, ल्यूटिनेंट कमांडो नहीं है वो, ल्यूटियल लुट पिट गया, लुट पिट कौन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। सो ए के साथ सेकंड, सो ए के साथ सेकंड, ए के साथ सेकंड, ये अरे आंसर तो मिल गया यहीं से। बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए मजा आ जाए नहीं भाई, है ना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य बताओ। डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोफिन एक्टिविटी इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। जो नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल है, गोनाडोट्रोफिन क्या होते हैं? वो हार्मोन जो गोनैड्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो अपने पास कौन से होते हैं? एलएच एंड एफएसएच। महिला है प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट महिला में जो एससीजी होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, उसको भी गोनाडोट्रोफिन ही तो कहते हैं। दिस इज आल्सो गोनाडोट्रोफिन ना। तो कह रहे सत्य बताना है। तो हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। हाई लेवल इसका करवाता है थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम? नो मैम। That is a progesterone is responsible for this. High level of FSH and LH facilitate implantation. ये करवाते हैं implantation. High level of SCG stimulate the synthesis of estrogen and progesterone. Yes. Human chorionic gonadotrophin stimulate करता है कि ज्यादा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो कॉर्पस ल्यूटियम से, और एस्ट्रोजन भी उसके पास ज्यादा आए, ताकि क्या होगा? एंडोमेट्रियम थिक रहे और प्रेगनेंसी स्टेबल हो जाए। फिर जब थोड़ा 1 महीना लगभग होने लगता है तो प्लेसेंटा अच्छे से बन जाता है, फिर उस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता है, अब प्लेसेंटा सबको सिक्रीट करता है, राइट। तो ये वाली बात सही थी। नाउ हाई लेवल ऑफ एससीजी स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम में थिकनिंग नहीं करा रहा है, वो प्रोजेस्टेरोन का काम है, वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहा है। तो आंसर वुड बी, सही ढूंढना था, आंसर वुड बी सी फॉर काउ। हुई ऊपर आते हुई। एक क्लास में ना 1 घंटे में क्वेश्चन कराने मुश्किल है यार, बहुत सारे हो जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं, चल कोई बात नहीं। इन द गिवन फोर स्टेटमेंट सत्य ढूंढना है। ओहो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। LNG20 मेक यूट्रन अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में? पेज नंबर बताओ। LNG कहाँ मेंशन है? मैम पेज नंबर 6। पेज नंबर 60। 60। ये स्टेटमेंट सही है? तो क्या करता है LNG? मैम सही है स्टेटमेंट। मोटली। क्या लिखा है बताओ, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? अरे बताओ भैया, सारी स्टेटमेंट एनसीईआरटी की है ना। हाँ तान्या बता बेटा। Ma'am, the hormone releasing IUDs make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm. हाँ तो हार्मोन रिलीजिंग है LNG। Yes, ma'am. तो ये स्टेटमेंट सही हुई। Yes, ma'am. ओके। रेडी टेस्टिस टेस्टिस एपिडिडमस आर मेल एसेसरी डक्ट्स। मेल सिस्टम No, खोलो, ma'am. पेज नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ। मेल वाला पार्ट खोलो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, पेज नंबर बताओ। 27. 27 में 43 फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की, उस पैराग्राफ की पढ़ना तान्या। Ma'am, the male sex accessory ducts include reti testes, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. यस टेस्टिस नहीं आती इसमें, स्टेटमेंट गलत, राइट। देखो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे दैट इज फाइन, ठीक है, हर बच्चा क्लास में बोलता है ना, लेकिन रुशिल एक्टिव रहना है ना। पेज मिल रहे हैं ना अंकिता, स्नेहा, यस मैम। आरुषि, है ना, पलक, पलक, बिट्टू, गुंजन, गुंजन आज इतना क्या बात, गुंजन सिमरन कर रही है किसी बात का, बस इतनी चुप। तो सबको मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो छोड़ टोक देना। प्लेसेंटा इज फॉर्म ओनली बाय मैटरनिटी। तो मम्मी के टिश्यू से प्लेसेंटा बनता है। नो मैम। एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप कर लेता है लिम्स एंड डिजिट। सही बात है। Yes, ma'am. पेज बताना, पेज नंबर बताओ। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं? पेज नंबर बताओ। 54। 38. 54 या 38? लाइन पढ़ के कौन सुनाएगा? भूमि बताओगी लाइन? भूमि, भूमि भूमि में समा गई। हाँ तान्या बोल।
By the end of the second month of pregnancy, the fetus develop limbs and digits. सीधी लाइन लिया यार उन्होंने, बताओ तो सही स्टेटमेंट आपको बतानी थी, कौन कौन सी सही हो गई? एडी आंसर वुड बी सी, राइट? ओके, भुवनेश्वरी नाराज हो, बात नहीं करोगी आज? नो मैम, नहीं करोगी बात? नो मैम, आपने पूछा ना नाराज हो, या मैं करती नाराज नहीं हूँ। जा कट्टी, अभी नहीं कर रही। Absent or less insignificant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to STD. ये कह रहे हैं कि जो STD होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, उसके साथ जो सोशल स्टिग्मा है और उसके सिम्टम सही से आते नहीं है, इस वजह से जो एक इंसान है जिसको भी STD है वो प्रॉपर जल्दी से डिटेक्शन के लिए डॉक्टर के पास जा नहीं पाते, ठीक है, और उसको टाइम से ट्रीटमेंट मिल नहीं पाती। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन। अब मान लो किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, शर्म करके सोसाइटी के प्रेशर से उसने चेकअप कराया नहीं, बाद में बीमारी बढ़ गई, राइट? बीमारी बढ़ गई तो और कॉम्प्लिकेशंस आ गई। वो पूछ रहे हैं और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है। मान लो किसी को एड्स है, मान लो किसी को गनेरिया है, मान लो किसी को हर्ब्स है, राइट? तो वो कह रहे हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। तो अगर किसी को एसटीडी है तो उसमें क्या हो सकता है, अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती है। पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन होती है अलग अलग जगहों पे, तो वो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस उसको हो सकती है, ये बात सही है। अगर कोई फीमेल है तो उसको अबॉर्शन हो सकता है बेबी का, या फिर उसमें स्टिल बर्थ हो सकता है, मतलब बच्चा पैदा हुआ लेकिन मरा हुआ पैदा होना, उसको कहते हैं स्टिल बर्थ, कि बच्चा मूवमेंट शो नहीं कर रहा। इसे देखा ना, बेबी जब पैदा होता तो उसको जबरदस्ती रुलवाते हैं, स्टिल नहीं होना चाहिए। स्टिल बर्थ का मतलब है कि उसके लंग्स वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको जान के रुलाते हैं ताकि वो रोएगा तभी तो लंग्स स्प्रेड होंगे ना। अंदर तो लंग्स ऐसे कुछ हो रखे होते हैं, क्योंकि बच्चा रिस्पायर नहीं कर रहा होता नोज से, उसको मदर से मिल जाता है ऑक्सीजन, लेकिन जब वो बाहर निकलता है ना तो बच्चे को रोना बहुत जरूरी रहता है ताकि लंग्स एक्सपेंड करे, इसलिए बच्चों को जानबूझ कर रुलाया भी जाता है। अब तान्या अपनी बहन को मारती है वो बात अलग है, लेकिन मैं छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, राइट? तो स्टिल बर्थ भी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस की जगह और कहीं हो जाना, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है। तो बेटा अगर किसी को एसटीडी है ना तो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत गिर गई है, तो और कोई भी डिजीज हो सकती है। तो आंसर वुड बी गुड। नाउ स्टरलाइजेशन टेक्निक का जर्नली फुल प्रूफ, फूल नहीं होए फुल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद लीड साइड इफेक्ट। ये कह रहे हैं स्टरलाइजेशन टेक्निक क्या होती है कि आप क्या कर दो, सर्जरी, Yes, ma'am. सर्जरी कर दो। तो ये जो टेक्निक होती है ये बड़ी ही ज्यादा सही है ना, पक्का। अब इससे हम कह देते हैं कि वो इंसान अब बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। साइड इफेक्ट्स भी इसके लिस्ट है, लेकिन फिर भी कपल इसको करने के लिए लास्ट ऑप्शन रखते हैं। मतलब अगर कोई कपल है और वो चाहते हैं कि उनका आगे बच्चा ना हो, ठीक है, उनके पास 2 बच्चे हैं या मे बी उनको बच्चे नहीं चाहिए, तो वो लास्ट टेक्निक लेंगे सर्जरी की, पहले नहीं लेते, ठीक है। पहले वो कोशिश करेंगे कि और टैबलेट्स पे काम चला ले या कॉन्डोम यूज कर ले। वो पूछ रहे ऐसा क्यों है, लास्ट में क्यों कराते हैं ये प्रोसेस, कि जब बिल्कुल डिसाइडेड है कि अब तो बिल्कुल बच्चा नहीं चाहिए, श्योर है, तब लोग करवाते हैं। वो रीजन पूछ रहे हैं। पहला रीजन, इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो सकता। अब कल को किसी का मन हो जाए कि नहीं हमें फैमिली बढ़ानी है, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है इरिवर्सिबल। रिवर्स करते हैं पर ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है, इस वजह से वो इसे अवॉइड करते हैं। सही बात है। मैम It has a misconception that it will reduce sexual urge or desire drive. लोगों का मिसकंसेप्शन है कि सर्जरी करा लोगे ना तो सेक्स की फीलिंग यानी खत्म हो जाएगी। ये मिथ है, ये मिथ है। इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस, तो लोग सर्जरी से डरते हैं, बात तो सही है, सबको लगता है। लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटी, बहुत सारे गांव में तो फैसिलिटी है ही नहीं, तो लोग कैसे कराएंगे। तो आंसर वुड बी करेक्ट ढूंढना है। ध्यान से पढ़ लेना, लंबे क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट, समझ आई? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओहो, छोटू कर लेते हैं क्योंकि बड़ा हो नहीं पाएगा। फाइंडिंग द मिलर एक्सपेरिमेंट ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ हैज प्रोवाइडेड एविडेंस। मिलर जी के जो एक्सपेरिमेंट थे वो साइंटिफिक प्रूफ था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। किसकी थ्योरी का? ऑपरेन एंड हेल्डेन, कि वो अर्थ एकदम उबलते हुए सूप की तरह था, पानी में सारी लाइफ आई है, इनऑर्गेनिक मैटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं। ये साइंटिफिकली मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया था। पेज नंबर बताओ मिलर एक्सपेरिमेंट की। मैम 128। 128। बेटा ये एक्सपेरिमेंट लेबल होने के लिए आता है। ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म हुआ इस पे क्वेश्चन आता है। इस एक्सपेरिमेंट में बना क्या, अमीनो एसिड बना, सबसे पहले ग्लाइसिन, इस पे क्वेश्चन आता है। इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैसेस इन्वॉल्व थी, इस पे क्वेश्चन आता है। इसमें वाटर वेपर यूज हुए थे, वाटर नहीं, इस पे क्वेश्चन आता है। बेसिकली मिलर एक्सपेरिमेंट में हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। ओके, क्लियर है?
यो मैम। चलो कितने क्वेश्चन रह गए हमारे? 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन रह गए, राइट? यो मैम। कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी जब हम लोग क्या करेंगे, कल मंडे की क्लास में आएंगे तब करा दूंगी, ठीक है? मंडे को क्या पढ़ना है? बायोटेक्नोलॉजी मैम, सेकंड वाला जो हुआ है बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। नहीं, फ्राइडे टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है आपको? फ्राइडे टेस्ट के लिए आपका वो जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस का, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? यो मैम। तो फ्राइडे को आपका टेस्ट है 30 मिनट्स का, उसके बाद उस पर डिस्कशन है। तो कैम साइकिल आपका कौन कौन सा पार्ट साथ में हम रिवाइज नहीं कर पाए? C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम साइकिल और फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। 4 टॉपिक डिस्कस नहीं हुए ना? नो मैम। 4 ही दिन है आपके पास, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। संडे को तो मैं होमवर्क देती नहीं। तो ये चारों दिन में आपको ये 4 टॉपिक पढ़ के आने, अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि मैं पेपर टफ बनाऊंगी। ओके, और क्लास में होगा टेस्ट। कोई आपको लिंक नहीं आएगा, हम क्लास में करेंगे। हाँ प्रिया बोलो। मैम मेरे को ना नोट्स चाहिए थे। किसके? मैम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। ओके, है नहीं तुम्हारे पास? ग्रुप में है तो है, मिले नहीं? मैम एक लड़की मांग रही है। तो बेटा ग्रुप से दे दे। मैम ग्रुप में है नहीं, अब डाउनलोड नहीं हो रहे वो। अच्छा ठीक है, मुझे हेलो भेज देना, मैं भेज देती हूँ। कौन सी लड़की मांग रही है भाई? मैम वो इसी नीट 2 में है शायद से वो। तो तुमसे क्यों मांग रही है? मैं इनविजिबल हूँ? मैम वो मेरी फ्रेंड है ना, तो वो तू ही मांग दे मैम तो से मेरी भी please। तो दोस्त है। मेरी दोस्त छोड़ो, मेरी तो स्टूडेंट है, मुझसे क्यों नहीं मांग रही? मैं नाराज हूँ, मैं नहीं दे रही। नाम बता। सिमरन। सिमरन, बस तुमने अपनी दोस्त की चुगली लगा दी। कैसी दोस्त हो तुम? शर्म करो, भगवान से तो डरो। मैम आपके सामने झूठ तो ना बोल सकती हूँ। अच्छा, मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकती है, हैं? मतलब तुम अच्छी बच्ची बन गई और उसको चुड़ैल बना दी। कोई बात नहीं, करती हूँ मैं उससे बात। मैम आप कुछ पूछना मत उसको। नहीं, मैं कहा उससे भरी क्लास में पूछूंगी सिमरन। मुझसे नोट नहीं मांगती। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मैं, सॉरी क्या बोला आपने? मॉलिक्यूलर वाले ना? मैम नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तो हिमांशु सर ने पढ़ाया था। यस मैम। जा हिमांशु सर से मांग। नो मैम। ठीक है, मैं भेज दूंगी। ओके, थैंक यू चलो मैम। बाय। जाते क्यों नहीं तुम लोग? एक हाँ, अच्छा क्या हुआ मुझे? अच्छा लो, ये कह रही जोक सुनते जाओ। रोगी, क्या हुआ है मुझे? डॉक्टर, सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। योगी साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, चांदी ग्राफिया तंबाग्राफी से कम चला लो। यस नीता। मैम टेस्ट में क्या क्या आएगा, एक बार रिपीट कर देंगे आप? हाँ, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल CAM एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये आएगा फ्राइडे में जो क्लास में टेस्ट होगा, ठीक है? संडे टेस्ट नहीं है ये। ओके, यो मैम। कोई बावला संडे को पढ़ के मत चले जाना, रो दोगे तुम। चाहते क्यों नहीं हो तुम? 2 मिनट ऊपर हो गए। अरे जाओ भाई, मुझे बैठना है और ऐसे सोचना है कि अगली क्लास में पढ़ाना है। बाय मैम। Good मैम बाय। night. Good night. अब मुझे गूगल करना है खिबड़ी क्या होता है।